कविता रुक जाओ। बेटा कहाँ जा रही हो? कविता मेरी बच्ची रुक जा। कहाँ जा रही है तू? अच्छा अब हम तुझे कभी नहीं डांटेंगे, वापस आ जा। 5 साल की कविता सड़क पर भागती चली जा रही थी और उसके पीछे भाग रहे थे उसके माँ बाप घनश्याम और हेमा। क्या हुआ भाई साहब? अरे अरे, क्या बताए भैया, आप तो आजकल के बच्चे को जानते ही हो। थोड़ा सा डांट दिया तो घर से निकलकर भाग पड़ी। वापस आ जा बेटी। तभी अचानक सामने एक मंदिर आ गया। अरे बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वो रहस्यमयी मंदिर है, वो बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं बेटा नहीं। रुक जा बेटा। लेकिन कविता किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। वो भागती हुई उस मंदिर में चली गई। घनश्याम और हेमा भी उसके पीछे जाने लगे। अरे भाई साहब, यह मंदिर सही नहीं है, वहां मत जाइए, बता रहा हूँ। जो भी हो, हमें अपनी बेटी को बचाना है। वो दोनों अंदर गए, पर कविता कहीं नजर नहीं आई। मंदिर में चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ये कविता कहाँ गायब हो गई? कविता, कविता, बाहर आ जा। कविता, हमारी बात मान ले, बाहर आ जा। कब तक यहाँ छुपी रहेगी? पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई, पर कविता का कोई अता पता नहीं चला। सबने कहा कि रहस्यमयी मंदिर कविता को निकल गया है, क्योंकि इसका कोई और एंट्री या एग्जिट गेट नहीं है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मैंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है। ये मंदिर सचमुच रहस्यमयी है। हमारी कविता अब नहीं रही। चलिए। कविता को छोड़कर कैसे? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर अब कोई फायदा नहीं है। घनश्याम हार मानकर लौट गया और 20 साल बीत गए। आज घनश्याम और हेमा अपनी छोटी बेटी प्रिया के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन कविता को लेकर उनके दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने घर के आधे हिस्से में अनाथालय बना लिया था। इसके लिए सब लोग उनके बहुत तारीफ करते थे। अरे भाई साहब, आपने तो बहुत नेक काम किया है। अनाथालय बनाकर आपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। भाई साहब, मेरी बड़ी बेटी कविता जब खो गई थी, तब मेरे दिल में एक खालीपन रह गया था। मैंने सोचा था, जो अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया, वो मैं इन अनाथ बच्चों के लिए करूँगा, और ये अनाथालय उसी की याद में बनवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। एक दिन घनश्याम और हेमा कार में कहीं जा रहे थे। हेमा कुछ बोल रही थी, लेकिन घनश्याम का ध्यान कहीं और ही था। रास्ते में अचानक घनश्याम ने कार रोक दी। हेमा चौंक गई और इधर उधर देखने लगी कि घनश्याम ने कार क्यों रोकी है। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोकी? देखो, ये वही मंदिर है जहाँ कविता खो गई थी। हाँ, लेकिन तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते? 20 साल गुजर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ हेमा, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर के अंदर अभी भी कुछ रहस्य छिपा है। चलो एक बार फिर से अंदर चलते हैं, शायद इस बार हमें कुछ अलग जवाब मिल जाए। घनश्याम, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। हमें इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए। कविता को खोए हुए 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है? तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या पता हमें उस दिन कुछ नजर ना आया हो जो आज दिख जाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सरासर जुनून है। प्लीज मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। बस एक बार। नहीं, अब नहीं, बहुत हो चुका है। चलो यहाँ से, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। मजबूरन घनश्याम को वापस जाना ही पड़ा। फिर एक दिन प्रिया की दोस्त रवीना उसके घर आई हुई थी। दोनों बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। घर का माहौल खुशनुमा था और उनकी मस्ती मजाक से घर गूंज रहा था। प्रिया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, और ये अनाथालय, कितना अच्छा काम किया है तुम्हारे पापा ने। हाँ, पापा हमेशा से ही बड़े दिल के रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। दोनों हंसते हुए अपने बचपन के किस्से याद कर रही थी। तभी घनश्याम और हेमा कमरे में आ गए।
प्रिया एक्साइटेड होकर रवीना को अपने माता पिता से मिलाने के लिए खड़ी हुई। मम्मी पापा, ये रवीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, प्रिया से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। ओह, तो तुम ही हो जिसकी बातें हमारे घर में रोज होती है। लेकिन जैसे ही रवीना ने घनश्याम और हेमा को गौर से देखा, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई और एक घबराहट ने उसकी जगह ले ली। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ देखा और फिर अचानक बाहर की ओर भाग गई। अरे रवीना, कहाँ जा रही हो? घनश्याम और हेमा भी हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया तुरंत रवीना को रोकने के लिए उसके पीछे भागी। रवीना बिना रुके घर से बाहर भागती चली गई। प्रिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रवीना रुक जाओ, क्या हुआ है? अरे क्यों भाग रही हो? कई गली मोहल्लों को पार करते हुए वो घर से काफी दूर निकल आए। प्रिया ने आखिरकार रवीना को एक सुनसान जगह पर रोक लिया। रवीना, क्या हुआ है? तुम अचानक क्यों भाग गई? रवीना के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, प्रिया, जो मैं कहने वाली हूँ वो तुम किसी से नहीं कहोगी, वादा करो। क्या बात है रवीना, मैं वादा करती हूँ, तुम बताओ तो सही। प्रिया, मैं रवीना नहीं हूँ, मेरा असली नाम कविता है। वही कविता जो बचपन में उस रहस्यमयी मंदिर में खो गई थी। प्रिया ये सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू एक साथ झलक आए। क्या तुम कविता हो? लेकिन तुम बची कैसे? और तुम घर से क्यों भाग रही हो? मैं इस घर को भूल गई थी, इसीलिए यहाँ चली आई। मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई और प्रिया उसकी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में सवाल और उलझन थे, लेकिन वो उसे रोक ना पाई। प्रिया जब घर वापस आई तो घनश्याम और हेमा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रिया घर में दाखिल हुई, दोनों ने उसे घेर लिया। प्रिया, रवीना अचानक भाग क्यों गई? क्या हुआ था? बेटा, हमें बताओ, क्या बात है? प्रिया ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने चुप रहने का फैसला किया। वो अपने वादे को निभाना चाहती थी। मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता, रवीना बस यूं ही भाग गई थी। प्रिया, झूठ मत बोलो, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमें सच बताओ। बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें बता दो कि क्या हुआ था। लेकिन प्रिया ने सिर झुका लिया और चुप रही। प्रिया, अब और नहीं, हमें सब कुछ बताओ, वरना। पापा, रवीना असल में रवीना नहीं है, वो कविता है। वही कविता जो बचपन में उस रहस्यमयी मंदिर में खो गई थी। प्रिया के मुंह से ये सुनते ही घनश्याम और हेमा के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। दोनों के चेहरे लाल पड़ गए। क्या कविता? हमारी कविता जिंदा है? प्रिया, हमें उसका पता दो, हमें उसे ढूंढना होगा। प्रिया ने कविता के घर का पता दे दिया। घनश्याम और हेमा तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े और प्रिया भी उनके पीछे पीछे गई। जब वो वहां पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो एक आदमी ने बताया, ओह हाँ, ये पुजारी जी का घर है। वो लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, बैग लेकर लगता है, कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सुनकर घनश्याम और हेमा ने जल्दबाजी में रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी। प्रिया भी उनके साथ चली गई। उन्होंने स्टेशन पर बहुत तलाश की, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद वो बस स्टॉप की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही उनकी नज़र कविता पर पड़ी, जो एक पुजारी के साथ खड़ी थी। कविता, कहाँ जा रही हो तुम? ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ उन लोगों को आता देख कविता और पुजारी तेजी से वहां से भाग निकले। घनश्याम और उसके परिवार ने उनका पीछा जारी रखा और भागते भागते वो लोग एक बार फिर उसी रहस्यमयी मंदिर में पहुंच गए। लो, घूम फिरकर आखिर हम वही आ गए। घनश्याम अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, कविता, बाहर आ जा, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, सुन रही है ना तू? प्रिया अपने पिता के इस बर्ताव से हैरान रह गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अपनी बेटी के साथ ऐसी व्यवहार क्यों कर रहा था। पापा, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? वो तो आपकी बेटी है, फिर आप। तुम चुप करो प्रिया, तुम कुछ नहीं जानती। उसी समय कविता अचानक उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। पुजारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। रुक जा मेरी बच्ची, रुक जा। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं बहुत भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। कविता ने गहरी सांस ली और फिर सबके सामने सच्चाई बयां करने लगी। उसने बताया कि वो लोग उसके माता पिता नहीं, बल्कि चाचा चाची है, और वो बचपन में घनश्याम और हेमा से डरकर नहीं भागी थी, बल्कि इसलिए भागी थी क्योंकि ये लोग उससे जबरदस्ती उसी की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे। मुझे अपने माता पिता के मरने के बाद पता चला कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझसे दस्तखत करवाना चाहते थे। ये लोग ही मेरे माता पिता की हत्या के पीछे थे, जिसे दुनिया ने एक एक्सीडेंटल मौत समझा। और हाँ, वसीयत में लिखा था कि अगर मैं मर गई तो वो प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। इसलिए इन लोगों का प्लान था कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना और उसके बाद मुझे भी मार देना चाहते थे। जब मैं गायब हो गई तो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पर अनाथालय बना दिया, जिसे दुनिया इनकी चैरिटी समझती है। वो असल में इनकी मजबूरी है। ये सुनते ही घनश्याम और हेमा के चेहरे का रंग उड़ गया और प्रिया के मन में भी अपने माता पिता के प्रति गुस्सा भर गया। उसने अपने माता पिता की ओर गुस्से से देखा और बोली, पापा मम्मी, क्या ये सच है? आप लोगों ने ये क्यों किया? तू चुप रह प्रिया। तू इतने सालों से कहाँ गायब थी? क्या हुआ था? उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पुजारी जी मिले। उन्होंने मुझे इस मंदिर के खुफिया तहखाने में छिपा लिया। ये मंदिर अपने रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था, इसलिए लोगों ने मान लिया था कि मंदिर मुझे निगल चुका है। लेकिन असल में इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा थी कि उस दौरान यहाँ मंदिर में पूजा करने कोई नहीं आता था। इतना सुनते ही घनश्याम का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी बंदूक निकालकर सबको पीछे हटने को कहा। मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है, अब और नहीं। पुजारी तू पीछे हट जा, वरना जान से जाएगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। उसी समय मंदिर की एक मूर्ति के हाथ से त्रिशूल अचानक बाहर निकला और घनश्याम की छाती में जा लगा। तू ठीक तो है कविता? हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी चलो यहाँ से। डरने की और भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घनश्याम और हेमा को गिरफ्तार कर लिया। मैंने गलत कहा था कि मंदिर रहस्यमयी नहीं है। ये मंदिर बिल्कुल रहस्यमयी है। इसने पिछली बार भी मुझे बचाया था और इस बार भी बचाया। बिल्कुल सही कहा तूने। इसके बाद कविता पुजारी के साथ अपने असली घर की ओर लौट गई, जहां उसका बचपन खो गया था।